देख लो हीट एंड थर्मो की सेकंड क्लास मेन इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस में से ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में यानी कि सबसे पहली बात कि इसमें टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। आवाज नहीं आनी चाहिए आप दोनों की। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में तो क्या करोगे, हीट एनर्जी सप्लाई करोगे। इसमें ये एक स्लो प्रोसेस है, जितनी आप हीट बाहर से सप्लाई करोगे, अगर गैस ने वर्क ना करा तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट इसका लो ही क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो जितनी आप धीरे धीरे हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं और धीरे धीरे पिस्टन क्या होता है, यानी कि उतनी ही जितनी आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो सारी की सारी के बदले क्या हो जाता है, गैस वर्क कर देती है। तो यानी कि आप जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करोगे वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, वर्क डन बाय गैस में। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो ये किस लॉ को फॉलो करेगी, बॉयल्स लॉ को। यानी कि इस केस में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के। तो इस केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस केस में फर्स्ट केस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। यहाँ पे लिख सकते हो एक पॉइंट भी, प्रेशर क्या हो जाएगा इस केस में, डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा यानी कि इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही, और इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही यानी कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या रहेगी, सेम। क्योंकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसी किस्म को क्या बोलते हैं हमें, इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगी, सेम होगी। तो आप हीट एनर्जी जितना सप्लाई करोगे गैस क्या कर देगी, उतना वर्क कर देगी। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, डिक्रीज। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डज नॉट चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर ऑफ गैस भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हीट इसमें क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हीट इसमें क्या करोगे, बाहर निकालोगे तो जितना इसके ऊपर गैस पे वर्क होगा वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। यानी कि बाहर से जितना गैस पे वर्क होगा वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम यानी कि सारी की सारी किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जितनी आप वर्क करते हो वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज। और वॉल्यूम क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। प्रेशर दो तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। एक तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, मान लो पिस्टन यहीं का यहीं रख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि दीवारों पे टक्कर जो मारेंगे वो क्या मारेंगे, ज़्यादा तेजी से मारेंगे। प्रेशर का मतलब है कि जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल, वो दीवारों पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कितनी तेजी से टकरा रहे हैं, कितनी बार, एक सेकंड में कितनी बार टकरा रहे हैं। तो यानी कि प्रेशर दो तरीके से बढ़ सकता है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, उनके जगह मिल जाएगी ज़्यादा घूमने की, तो दीवारों पे टक्कर वो कम मारेंगे। तो यहाँ और इसमें क्या हो गया, टेम्परेचर तो सेम ही रख रहे हो तो वॉल्यूम कम हो गया, तो उनको स्पेस कम मिल रहा है घूमने को, तो जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर दो तरीके से बढ़ सकता है अगर पूछे, टेम्परेचर बढ़ा के और एक वॉल्यूम को कम करके बढ़ सकता है। और डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर कम कर दो और वॉल्यूम भी क्या कर दो, बढ़ा दो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो जितनी आप गैस पे वर्क करोगे वो सारी सारी किस में चली जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो यानी कि हीट की टेकन आउट और होल हीट टेकन आउट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट। और इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, डजंट चेंज, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। इसमें यानी ये पांच बातें याद करनी है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, इस प्रोसेस को करने के लिए ताकि हीट एनर्जी हम सप्लाई कर सके, टेम्परेचर करनी हो, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, परफेक्ट कंडक्टर, ताकि ये ना हो कि पिस्टन तो चला गया, हीट एनर्जी देने में हमने क्या कर दी, देरी होगी। तो इसलिए परफेक्ट कंडक्टर दिया जाता है ताकि जल्दी से हीट दी जा सके। पिस्टन अगर मूव करा यानी कि एक्सपेंड हुआ तो हीट एनर्जी उतनी दी जा सके। पहले तो जितनी आप हीट देते हो सारी की सारी किस में जाती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, बट वो तुरंत किस में, जितनी आपने सप्लाई की वो सारी की सारी फिर किस में चली जाएगी, गैस उसके बदले में क्या कर देगी, वर्क कर देती है। फिर ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। पीवी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और दूसरा वर्क डन बाय गैस, ये मैंने लिख करके दिखाया था, क्या हो जाएगा, एन आर टी नोड एल एन वी टू बाय वी वन। यहाँ पे जो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी नोड, एल एन का मतलब होता है लॉग ई, एल एन का क्या मतलब होता है, लॉग विद बेस ई। एल एन का मतलब ये होता है। अगर आप इसको क्या करोगे, आप कहते हो कि 2.23 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, तो वो तब करते हैं जब 2.303 लॉग
x विद बेस 10 हो जाएगा। अगर इसी को आप लिखोगे तो इसका मतलब फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इसका मतलब log 2.71 होगा। अब मान लो ऊपर इसको सोल्व करने पे कितना आ गया, मान लो 10, तो ये हमें सोल्व करना ही क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे तो 10 है, इसको मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 2.30, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए अगर कन्वर्ट कई बार ये ऐसा रखना पड़ेगा आपको, कई बार ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर बेस में 10 लेके आ रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303, और बेस में अगर ई रखोगे तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा, इसमें वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा 200 जूल इतनी सप्लाई करी गई है, तो उसी के बदले क्या हो जाएगा, गैस वर्क कर देगी, चेंज इन टन जी क्या हो जाएगा 0। इसमें जितनी बाहर निकाली है तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा -300 जूल, यानी कि गैस पे वर्क हुआ है तो गैस का वर्क क्या होगा नेगेटिव, और ये चेंज इन टन जी क्या हो जाएगा 0। इसमें कितना आ जाएगा, हाँ इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में तो कहीं पे भी आ जाए चेंज इन एनर्जी 0 ही हो गए, और Q इक्वल टू वर्क डन बाय गैस होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। अगर पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में बताओ तो आप कह सकते हो W गैस इक्वल टू Q, यानी कि चेंज इन एनर्जी 0। इसमें कितनी हो जाएगी 200 सप्लाई की है तो ये कितनी हो जाएगी 200 जूल का वर्क गैस वर्क कर देगी, एनर्जी चेंज इन एनर्जी 0। इसमें कितनी जाएगी -100 जूल, ये जी आ जाएगी आपके पास 0। कर लोगे फिर ये करके दिखा दो। तब इसमें आपको फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वर्क डन बाय गैस बता दो कितना होगा। फॉर्मूला लगाना है इसमें, वर्क डन बाय गैस का बताया गया था आपको, NR T नोड ln V2 बाय V1, ये फॉर्मूला लगाना है। V2 फाइनल वॉल्यूम है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है। हो गया, कितना जाएगा वर्क डन बाय गैस, N R की वैल्यू 8 पॉइंट, या फिर R की टर्म्स में रखिए इसको, वर्क डन बाय गैस NR T नोड की वैल्यू 300 ln V2 बाय V1, यानी कि V2 की वैल्यू 100 डिवाइड बाय में 10, तो कितनी आ गई NR 300 ln 10। अब इसको लिख लो आप, NR 300 इंटू में 2.303 इंटू में log 10 विद बेस 10, ये तो 10 यही वाला है, और बेस में क्या आ जाएगा 10, तो log 10 विद बेस 10 1 होता है, तो ये कितनी आ जाएगी NR इंटू में 300 इंटू में 2.303, ये आ जाएगा आंसर। तो आपको पता लग जाएगी कि कब हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करनी है और कब नहीं करनी। इसमें कितना आ जाएगा आपके पास, सेकंड केस में बताओ, आगे सोल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, 8.31 लिख दो, इसमें R की वैल्यू 8.31 इंटू में 300 इंटू में 2.303, और इंटू में नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे तो वो मल्टीप्लाई कर देना, नहीं गिवन है तो 1 मोल लेके चल लो। छोड़ देंगे तो नंबर मिल जाएगा, बस ये यहाँ तक ही सीमित है बस। इसमें बता सेकंड केस में NR T नोड की वैल्यू 200 ln V2 बाय V1 2.71 V नोड डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा V नोड, तो ये कैंसिल, तो NR सॉरी NR T की वैल्यू 200 इंटू में ln फाइनल है V नोड बाय में 2.71 V नोड, तो ये कैंसिल, तो NR इंटू में 200, इसको लिख लो log बेस में E, और ये आ जाएगा आपके पास 2.71 की पावर -1, ऊपर ले जाओ पावर -1 हो जाएगी। NR 200 इंटू में log 2.71 -1 और 2.71, पावर में जो होती है उसको आगे ले लेते हैं,
लोग पढ़ना पड़ेगा भाई, जिसको नहीं आता तो वो पढ़ लेना। अगर ऐसा कुछ हो कि लोग m बेस में n है, इसकी पावर जो होगी वो आगे आ जाती है एज इट इज। अगर बेस वाले की कुछ पावर होगी तो वो रिवर्स करके आगे आती है, यानी कि 1/, में कुछ भी होगी वो आगे आ जाएगी। तो आ जाएगी nr 200 -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस का इनटू में 1 आ जाएगा। तो ठीक है, तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस भी नेगेटिव होगा और चेंज इन एनर्जी तो जीरो, और क्यू भी क्या होगी, बाहर निकली होगी इसमें पक्का। यानी कि कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस तो होगा, उसके भी 2 पार्ट होंगे, वो तो मुझे पता ही आइसोथर्मल प्रोसेस हो। जल्दी कर लो। ये लोग नहीं रखोगे अब, इसी की वैल्यू 1 है, तो नीचे ln कैसे रह गया अब आपका? ln को तो ही लोग विद बेस ही रखा है, nr है, ये ln नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, हो गया नोट। इधर आ जाओ आप। हाँ तो माइनस पूरी माइनस का हो गया, वो तो ये सारे के साथ ही माइनस में आएगा मल्टीप्लाई में। ये और कर दो भाई, आप इधर आ जाओ आदित्य, जल्दी करो। बट आई एम नोट। उधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, या फिर पीछे पीछे वाले बेंच पे चले जाओ। हो गया? उससे पीछे वाले पे जाने के लिए बोला है। आंसर भी तो देखना है। आंसर मैं करवाऊंगी ना, ये तो है नहीं कि मैं नहीं करवाऊंगी, तो जल्दी जाओ पीछे वाले पे। हो गया? कितना आ जाएगा इसमें? वर्क डन बाय गैस nr टी नोड की वैल्यू 100 ln v, यानी कि P1/P2 होगा। प्रेशर की फॉर्म्स में दे रखा है, वॉल्यूम है तो V2/V1, प्रेशर होगा P1/P2, तो 2/200, तो nr इंटू 100, इसको लिख लो आप ln, या जाएगा 1/100, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -2, तो nr 100, इसको लिख लो आप log बेस में 10 की 100 की पावर -1 इंटू में 2.303, तो पावर आगे ले लो रही है, कितना आ जाएगा? 2, तो -2 आ जाएगा, यानी कि nr माइनस इंटू 100, इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू में 2.303, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, हीट एनर्जी बाहर निकली है, गैस पे वर्क हुआ है, ना कि गैस ने वर्क करा है। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है। इसमें बता दो कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय गैस nr इंटू में 50 ln P1/P2, तो √10 P नोड डिवाइड बाय में P नोड से P नोड कैंसिल, तो 2.303 nr 50 log 10 की पावर 1/2 कर सकते हो। ठीक है, तो पावर आगे ले लो 1/2 इंटू में 2.303 nr 50 इंटू में 1, यह आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, को आइसोकोरिक प्रोसेस भी 2 टाइप के हैं, आइसो यानी कि हीट दे के और हीट निकाल के। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और वर्क डन बाय गैस 0, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस कहीं पे वर्ड आ जाए तो वर्क डन बाय गैस 0 होगा इस केस में। तो जितनी आप हीट, तो वो भी 0 ही होगा, वॉल्यूम तो बढ़ ही नहीं सकता, या तो आप हीट दोगे या बाहर निकालोगे। वर्क डन बाय गैस 0, तो वर्क डन बाय एजेंट भी 0 ही होगा, वॉल्यूम फिक्स रखना है आपको। तो यानी कि इस केस में Q इक्वल टू ये होता है, तो सारी की सारी जितनी हीट एनर्जी दोगे वो किस में जाएगी? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में।
तो आप हीट एनर्जी, एक तो हम हीट एनर्जी दे के और एक हीट एनर्जी बाहर निकाल के दो तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। हीट एनर्जी देंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दो, हीट एनर्जी निकालेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर दो। तो यानी कि हीट सप्लाई, इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो जितनी आप हीट सप्लाई करोगे वो सारी की सारी किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। यानी कि जितनी आप मान लो आपने 400 सप्लाई करी तो इंटरनल एनर्जी भी 400 बढ़ जाएगी। वर्क डन बाय गैस जीरो का पिस्टन यही का यही रहेगा। तो इस केस में आप इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो तो अंदर के स्पीड, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि प्रेशर क्या होगा इस केस में, बढ़ेगा। ये लो प्रेशर को फॉलो करता है, यानी कि V बाय वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि इसमें P बाई टी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यानी कि इस केस में जितनी आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे सारी की सारी किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। टोटल काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगी तभी तो कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। प्रेशर ऑफ द गैस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, सेकंड केस में हीट एनर्जी क्या कर ली, बाहर निकाल ली। तो जितनी हीट एनर्जी निकालोगे वो किसके बदले में, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी उसके बदले में कम हो जाएगी। मान लो पहले इंटरनल एनर्जी 500 जूल थी, बाहर निकाल ली आपने 100 जूल, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी, 400 हो जाएगी 500 से। तो जितनी यानी कि टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इंटरनल एनर्जी यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, कम होगी, यानी कि प्रेशर क्या हो गया, कम। तो यानी कि इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल हीट टेकन आउट इज ऑलवेज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जितनी हीट एनर्जी आप बाहर निकालोगे वो सारी की सारी किसमें चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बदले में कम हो जाएगी। उसके बदले में टेम्परेचर क्या हो जाएगा गैस का, कम हो जाएगा। प्रेशर भी क्या हो जाएगा इस केस में, कम। तो यानी कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। पहली बात, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात है तो वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। दूसरी, अचीव बाय टेकिंग गैस टेकिंग सील्ड कंटेनर, यानी कि एक सील्ड कंटेनर ले लो, फिक्स कंटेनर ले लो, ना उसका वॉल्यूम बढ़ सकता ना उसका वॉल्यूम घट सकता। या फिर पिस्टन को लॉक कर दो, पिस्टन को क्या कर दो, लॉक फिक्स कर दो। फॉलो लो प्रेशर, प्रेशर लो प्रेशर को फॉलो करता है क्योंकि लो प्रेशर में क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, T के। तो यानी कि वर्क डन बाय गैस क्या होगा इस केस में, जीरो। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो लगाओगे तो Q इक्वल टू होता है वर्क डन बाय गैस प्लस में डेल्टा U। वर्क डन बाय गैस जीरो तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U के, और Q इक्वल टू हो जाएगा F/2 NR डेल्टा T के। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? यानी कि आइसोक्लोरिक प्रोसेस भी दो तरीके से हो सकता है, बता दो फिर। हीट जब देंगे तो क्या क्या 5 बातें बता दो। यस, आपसे पूछेंगे, रुको। हाँ बोलो। हीट एनर्जी दे रहे हैं तो उस केस में वॉल्यूम बस। हाँ जी बोलो। आप बता दो प्रवीण। हीट एनर्जी दे रहे हैं तो क्या क्या 5 बातें बता दो उस केस में। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा फिर, और वर्क गैस जीरो हो जाएगा, और फर्स्ट लॉ जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी की इक्वल हो जाएगा। आप बता दो कि जब हीट एनर्जी बाहर निकालेंगे तो किस किस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। हीट बाहर निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी डिक्रीज होएगा क्योंकि ये लॉ ऑफ प्रेशर को P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T उसको फॉलो करता है। और वर्क डन तो जीरो होगा ही क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, डेल्टा V जीरो है अपना। तो इस केस में कितने बाहर निकलेगी, कितनी इंटरनल एनर्जी कम होगी, क्या मतलब कि जितनी, तो वही कहोगे जितनी हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी उतनी ही इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सामने वाला पूछ सकता है कि कितनी बाहर निकलेगी, कितनी इंटरनल एनर्जी कम होती है, क्या रेशियो होगा कि कम निकलेगी या फिर इंटरनल एनर्जी उस केस में ज़्यादा होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी बाहर निकालोगे वो सारी उतनी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। दोनों इक्वल होते हैं इसमें। क्वेश्चन कर दो ये। आपके पास बुकलेट नहीं है? ले आओ अब जाके सर से।
कितना हो जाएगा इसमें वर्क डन बाय गैस? 0। वर्क डन बाय गैस तो 0 ही होगा। अब इतनी हीट एनर्जी बाहर आई तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इतनी कम हो जाएगी तो -100 जूल। इसमें सप्लाई की गई तो वर्क डन बाय गैस 0, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इतनी बढ़ जाएगी +300। इसमें कितनी आ जाएगी? हीट एनर्जी इतनी सप्लाई की गई है तो वर्क डन बाय गैस 0, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? +300 जूल। इसमें टेकन आउट वर्क डन बाय गैस 0, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी -100 जूल। सही में था। इसमें बताओ, इसमें इंटरनल एनर्जी दे रखी है 100 जूल, यानी कि बढ़ गई। वर्क डन बाय गैस तो 0 होगा, इंटरनल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी सप्लाई की होगी तभी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। इसमें वर्क डन बाय गैस तो 0, इंटरनल एनर्जी -100 जूल, यानी कि -100 जूल क्या हो जाएगी? बाहर निकल गई। -100 जूल लिख दो या फिर 100 जूल टेकन आउट, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है आइसोबारिक प्रोसेस। हाँ, थोड़ा बहुत समझ लो, थोड़ा बहुत सुन लो, फिर बाकी कल करेंगे क्योंकि लंबाई है। आइसोबारिक प्रोसेस भी 2 तरीके से हो सकता है, आइसोबारिक एक्सपेंशन और आइसोबारिक कंप्रेशन। आइसोबारिक एक्सपेंशन, इसमें पहली बात तो प्रेशर क्या रखना है? कांस्टेंट। तो इस केस में ये नहीं है, मान लो कि आपने क्या प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो इसमें जितनी हीट एनर्जी आप सप्लाई करते हो वो 2 पार्ट्स में जाती है। पहले तो क्या करती है, आइसोथर्मल में जितनी सप्लाई करी वो सारी की सारी वर्क डन बाय गैस में चली गई, और दूसरे आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी सप्लाई की वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली गई। बट आइसोबारिक प्रोसेस में ऐसा नहीं है, जितनी आप सप्लाई करोगे वो 2 पार्ट्स में जाएगी, वर्क डन बाय गैस में भी और इंटरनल एनर्जी में। कुछ रेशियो में जाती है, वो रेशियो होता है 2:F। F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कैसे है बताऊंगी मैं, कहाँ से आया 2:F, पर जाती है किसमें? 2:F में। अब जितनी सप्लाई करो, मान लो कि सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाए, क्या कर लो एक बार, मान लो कि सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी है जो प्रेशर। तो उस केस में सारी की सारी अगर चली गई तो स्पीड तो बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, यानी कि वर्क डन बाय, मैं कह रही हूँ कि वर्क डन बाय गैस होगा ही नहीं फिर उस केस में, तो कि मैं कह रही हूँ कि सारी की सारी किसमें चली जाएगी? इसको तो पिस्टन को लॉक करके तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि सारी की सारी इसमें जितनी आप सप्लाई करते हो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में क्यों नहीं जाती? क्योंकि आप कह सकते हो कि सारी की सारी अगर इंटरनल एनर्जी चली गई तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। अब कोई ये देखिए सारी की सारी वर्क डन बाय गैस में क्यों नहीं जाती? क्योंकि अगर सारी की सारी वर्क डन बाय गैस में चली जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कि जितनी आप सप्लाई करते हो वो 2 पार्ट्स में जाती है, कुछ पार्ट वर्क डन बाय गैस में जाता है, कुछ किस में चला जाएगा? इंटरनल एनर्जी में। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, तो बट वो कुछ पार्ट किस में चलेगा? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, यानी कि प्रेशर उतना के उतना क्या रह जाता है? मेंटेन, और वो 2:F में जाता है। 2 यानी कि मान लो मोनोटोमिक गैस दे रखी है, क्या दे रखी है आपको? मोनोटोमिक गैस। तो यानी कि मान लो आपने 50 जूल सप्लाई कर दी, कितनी सप्लाई कर दी? 50 जूल। तो मोनोटोमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। तो यानी कि वर्क डन बाय गैस में 3, सॉरी मोनोटोमिक का 3 होता है, यानी कि ये जो 50 जूल आपने दी है ये किस में जाएगी? 2:3 में डिवाइड होगी। तो यानी कि 20 जूल वर्क डन बाय गैस में और 30 जूल इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। 2:, ये 2 जो है ये वर्क डन बाय गैस का, F जो है ये किसका है? इंटरनल एनर्जी का। 2:F, यानी कि 2 जो 2 लिखा हुआ वो वर्क डन बाय गैस में, F जो लिखा हुआ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो फिर 20 जूल तो गैस वर्क कर देगी, सारी की सारी एक बार तो क्या जाएगी? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, यानी कि इंटरनल एनर्जी पहले 50 जूल बढ़ जाएगी, फिर 20 जूल का गैस क्या कर देगी? वर्क कर देगी, और प्रेशर उतना का उतना क्या रहेगा? मेंटेन, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी जितनी आप सप्लाई करते हो इसमें 2 पार्ट्स में जाती है, और ये नहीं है कि आधी आधी चली गई, कुछ रेशियो में जाएगी। क्या जाएगी? कुछ रेशियो में, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से अगर सारी की सारी गैस ने वर्क कर दिया तो टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल कम होगी। वॉल्यूम बढ़ गया एक तो टेम्परेचर भी, यानी कि जितनी गई सारी टेम्परेचर तो उतना ही है मान लो, बट वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? उस केस में कम हो जाएगा। अगर सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली गई तो स्पीड ज़्यादा, वॉल्यूम उतना ही होता है तो स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। तो इसलिए कुछ रेशियो में जाती है, कुछ इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी और कुछ किस में चली जाएगी? वर्क डन बाय गैस में। इसलिए 2 पार्ट्स में जाना जरूरी है इसमें। तो इसमें पिस्टन तो फिक्स रख ही नहीं सकते, पिस्टन जो है फिक्स एक ही प्रोसेस में होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इसमें 2 में जाती है, यानी कि हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा? होल हीट इज ऑलवेज गोन 2 पार्ट्स, हमेशा आइसोबारिक प्रोसेस में 2 पार्ट्स में जाती है।
आइसोकोरिक प्रोसेस में 1 में जाती है, आइसोथर्मल में भी 1 में जाती है, बट आइसोबारिक में 2 में जाएगी। तो और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इस केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि जितनी आप सप्लाई करोगे इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी और कुछ पार्ट गैस वर्क कर देगी। तो टेम्परेचर ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस केस में बाहर निकलेगी। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, हीट एनर्जी बाहर निकालोगे, तो ये जो बाहर निकलेगी ये भी 2 जगह से आएगी। एक तो जितना गैस पे वर्क होगा, जितना एजेंट वर्क करेगा वो तो बाहर आएगी ही आएगी। मान लो एजेंट ने 20 जूल का वर्क कर दिया तो वो बाहर आएगी आएगी, बदले में इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी के बदले में भी बाहर आएगी कुछ ना कुछ, यानी कि हाँ इसका भी रेशो सेम रहता है। अगर देते हैं तो 2 पार्ट्स में जा रही है, तो निकालोगे तो भी 2 पार्ट्स में जाएगी, ठीक है। तो वो भी रेशियो क्या होगा, 2:F, यानी कि गैस जितना, यानी कि जितना गैस पे वर्क होगा वो बाहर आ जाएगी, बदले में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इस केस में। और जी यानी कि 2 पार्ट्स में 2 पार्ट्स वाली बाहर आएगी, एक तो जितना गैस पे वर्क हुआ और दूसरा इंटरनल एनर्जी की गैस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी हम कल करेंगे कि ये कहाँ से कैसे आई 2:F।